Good morning everyone. Today we will learn about the cross price elasticity of demand. Here in cross price elasticity of demand take into consideration the extent of change in demand due to the extent of change in the price of related goods. So before learning something about the cross price elasticity of demand, we need to understand what are the related goods. So the related goods take into consideration two kinds of goods, that is substitute goods and complementary goods. So here something is being stated about the substitute good and complementary goods. Any good in economic analysis can be studied or compared in context of its substitute good and complementary goods. तो किसी भी गुड्स से रिलेटेड स्टडी जब भी इकोनॉमिक्स में की जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कंपेयर करते हुए या फिर उसको कंसिडर करते हुए स्टडी किया जाता है. सो if any study is being conducted in economics in relation to any good, then at that time the complementary and substitute goods are taken into consideration. But what are the substitute good and complementary goods? That we are going to understand today. First one is substitute good. Substitute goods means those goods which can be easily used in place of a given good for satisfying a want, as they are very close alternatives of a given good. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एक ऐसा गुड होता है जिसे आप किसी और गुड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, वो एक क्लोज अल्टरनेटिव होता है किसी और गुड का. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें आप किसी और गुड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों उस सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स उस गुड की कंपैरिजन में सिमिलर होता है. इस वजह से आप उसको किसी और गुड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ अ क्लोज अल्टरनेटिव टू अ गिवन गुड, यानी कि किसी और गुड्स के अल्टरनेटिव या किसी और गुड के ऑप्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हो. दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड. Second good is complementary goods. Complementary goods are goods which are consumed together jointly. One good cannot be consumed without the other. In other words, these must be consumed together to satisfy a want. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका कंजप्शन या यूज़ जो होता है वो जॉइंटली होता है. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक गुड्स अवेलेबल नहीं होता तो उनका जॉइंट कंजप्शन पॉसिबल नहीं होगा. यानी कि ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें सिर्फ आप जॉइंटली ही यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग द एयर कंडीशन, फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. If you are using the mobile phone, for that SIM card is also required. So these can be considered as jointly or complementary good which cannot be consumed separately or which cannot be used in a separate way. Now we are going to learn about the cross price elasticity of demand, because it take into consideration द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. और क्योंकि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कंसीडर किया जाता है, इसलिए हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया. यानी कि दो कॉन्सेप्ट जो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से जुड़े हुए हैं. तो पहला, अब हम थोड़ा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा समझेंगे. When the demand of the concerned commodity changes in response to the change in price of its related goods, then that is being termed as a cross elasticity of demand. Cross price elasticity of demand ये दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड में मीन्स कि किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड डिमांड में कितना एक्सटेंट तक चेंज आया, क्योंकि उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से. तो ये जो डिमांड है या फिर ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये दिखाता है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ चेंज किसी कमोडिटी के डिमांड में आया है किसी भी
प्राइस जो है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस या रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है उसमें चेंज आने की वजह से। इसलिए इसका फॉर्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये शो करता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस, किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कितना एक्सटेंट ऑफ चेंज आया किसी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के में चेंज आने की वजह से। यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से उससे रिलेटेड डिमांड में, उस कमोडिटी से रिलेटेड डिमांड में कितने हद तक चेंज आया, ये आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। The remaining portion which is there in unit number 3 and it is the last portion of unit number 3, that is methods of measuring elasticity of demand। तो आज हम कौन कौन से अलग अलग मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। The law of demand expresses an inverse relationship between price and demand of a good but does not clearly specify the extent of change in demand supposing if there is a 10% change in price। तो जो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप यानी कि एक तरह का इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि कितना एक्सटेंट, कितने हद तक डिमांड में किसी तरह का चेंज आ रहा है, उसको लॉ ऑफ डिमांड प्रेजेंट नहीं करता। सो this kind of specification is provided by the concept of elasticity of demand। तो कितना एक्सटेंट ऑफ चेंज आया है कि किसी डिमांड, किसी चीज़ कमोडिटी की डिमांड में, उसको जानने के लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The commonly used method are method of proportionate change, total outlay method, that is also known as total expenditure method and geometric method। तो ये जानने के लिए कि डिमांड में किस हद तक, कितने एक्सटेंट तक चेंज आ रहा है, उसके जानने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी होता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड है, टोटल आउटले मेथड है, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी जिसे कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड भी है जिसको यूज़ करते हुए आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस आर द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो किसी और मेथड के द्वारा पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू।